कोलिजन बेस्ड क्वेश्चन, रिलेटेड मोशन में कोलिजन बेस्ड क्वेश्चन, कोलिजन के ऊपर बात। अब दो तीन बात तुम सोच के देखो, मान लो तुम्हारे हाथ में पत्थर है और तुम उस पत्थर से किसी चीज को निशान लगाना चाहते हो, या तुम्हारे पास कोई बॉल है उसे तुम किसी चीज को निशाना लगाना चाहते हो। आसान कब रहेगा? जब वो चीज रुकी हुई रहे। जैसे मान लो मुझे तुम पे बहुत तेज गुस्सा है अब, और मेरे पास बॉल है, मैंने उठाकर तुमको मार, मेरे लिए आसान कब है? जब तुम बैठे हो और खींच दिया मैंने। जब तुम भाग रहे हो भी इधर उधर भाग रहे हो, तब निशाना एकदम टिक देना थोड़ा सा मुश्किल है एकदम से। मतलब कोलिजन में आसान चीजें कब रहती हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हो उसको धक्का मारना आसान है कि नहीं? ये ऑब्जेक्ट रुका हो तो उसमें धक्का मारना आसान। तो मतलब तुम मान के चलो हमारे पास कोई दो बॉडी है, बॉडी हमारे पास दो है, एक बॉडी यहाँ मानते हैं और दूसरी बॉडी यहाँ मानते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों में टक्कर हो, ये हम चाहते हैं, हमारा टारगेट है कोलिजन होना चाहिए, हम चाहते हैं कि कोलिजन हो। अच्छा, अब कोलिजन हो और इसको चला रहे हो तुम इधर, इस बेचारे के लिए आसान काम अगर करना हम चाहें तो इसको रोक दें। मान लो इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं, मेरी बात को समझना, अगर ए की वेलोसिटी बी के पोजीशन की तरफ हो तब कोलिजन बड़े आराम से हो, क्योंकि बी को तो रोक दिया तुमने। अब थोड़ा नाम बदल के और आसान करो, तो मान लो इसका नाम तुमने 1 कर दिया और इसका नाम तुमने 2 कर दिया। अब मैं बोलता हूं, मैं अगर यहां पे लिखूं फॉर कोलिजन, तो मैं कहूंगा 1 की वेलोसिटी, पूरी बात समझना, 1 की वेलोसिटी का डायरेक्शन 2 के पोजीशन की तरफ होना चाहिए, है कि नहीं? 1 की वेलोसिटी का डायरेक्शन 2 के पोजीशन की तरफ होना चाहिए। 2 के पोजीशन की तरफ अगर हो गया तब जाके कोलिजन हो जाएगा। ये बात तो मान रहे हो? और इसको अब देखो थोड़ा मैथ्स में कैसे लिखते हैं इसको। हम किसकी वेलोसिटी लिखेंगे? एक ही 1 की वेलोसिटी। ओके, तो क्या हम उसको v12 लिखें क्या? वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अब इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन मतलब क्या इसमें यूनिट वेक्टर लगाना चाहिए क्या? सोचो, सोचना। 2 के पोजीशन की तरफ हो, तो पोजीशन किसका? 2 का। तो 2 का पोजीशन तुमने लिखा, 2 का पोजीशन 1 के रिस्पेक्ट में तुम ऐसे लिखते, लेकिन उसके पोजीशन के तरफ होना चाहिए, मतलब ऐसे होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो जाए, यूनिट वेक्टर मतलब क्या? डायरेक्शन। फिर मैं फिर से बोलता हूं, ये क्या लिखा हुआ है, फिर से पूरा पढ़ना। ये लिखा हुआ है 1 की वेलोसिटी का डायरेक्शन, 1 की वेलोसिटी का डायरेक्शन, और ये लिखा हुआ है 2 के पोजीशन की तरफ, 2 के पोजीशन की तरफ। इसी चीज को मैथ्स में ऐसे लिखते हैं। वेलोसिटी किसकी है? 1 की वेलोसिटी है, और वेलोसिटी होगी तो किसी की रिस्पेक्ट में चलेगी ना बात। अच्छा देखना, हमको पता है जिसको भी हम 2 नंबर पे लिखते हैं उसको रोकते हैं। 1 2 है तो वेलोसिटी में 1 2 अगर लिखा हो मतलब 2 को तुमने रोका है वहीं। वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो तुम कैसे लिखते हो उसको? तुम लिखते हो वेलोसिटी, ये लिखते हो कार, यहां पे लेके आते हो तुम ग्राउंड। तो वेलोसिटी किसकी है? कार की। रुका हुआ कौन है? ग्राउंड। यहां पे अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार की। वेलोसिटी किसकी? बस की। और देख कौन रहा है? कार। तो रुकेगा कौन? किसी भी सिचुएशन को मान लो, कार देखने का मतलब क्या है? कार के अंदर के लोग देखेंगे, कार के अंदर के लोग देखेंगे तो उसको ट्रक या बस है तो बस आता हुआ देखते हैं ना। हमको हम जा रहे हैं पास में, हमको लगता है वो चीजें पास में आ रही। जैसे तुम सवाई माधोपुर पहुंचते हो, दिल्ली से आ रहे हो तो क्या बोलते हो? कोटा आ रहा है, कोटा आ रहा है बोलते हैं। एक्चुअली हम जा रहे होते हैं कोटा के पास, लेकिन हम बोलते हैं कोटा आ रहा है, क्योंकि हम अपने आप को रेस्ट में मानते हैं। जो देखने वाला होता है, जो ऑब्जर्वर है, वो खुद को रेस्ट पे मानता है कि नहीं?
तो ये बात है। तो थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे इसको समझेंगे। कोलिजन की कंडीशन लिखना चाहते हैं, ये 1 नंबर बॉडी है, 2 नंबर बॉडी है, 1 की वेलोसिटी का डायरेक्शन जब 2 के पोजीशन की तरफ हो तब कोलिजन होगा। इसको मैथमेटिकल स्टाइल, जो मैथ्स वाला स्टाइल है वो ऐसा है, ये है 1 की वेलोसिटी का डायरेक्शन, डायरेक्शन बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये पूरा लिख लो, पहले ये लिखो फिर ये लिखो, ये तो तुमको आता है, लिखो। तो साइन को क्या बोलते हैं? v के लिए यूनिट वेक्टर कैप बोलते हैं, v12 कैप, जैसे तुमने लगा रखा ना कैप, इसको भी लगा दिया हमने कैप, कैप। जितने में हो गया क्या? जी में हो गया क्या? तुमको हिंदी आती है लिखने? नहीं तो मैसेजेस से लिख लेना, टू के के TARAPH रफ या TARF। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, देखो इसको मिटाता हूं, इस बात को समझना अच्छे से, समझना है इसको। थोड़ा सा वेक्टर का पूछूंगा, जैसे यहां से एक वेक्टर वाला सवाल बड़ा अच्छा बनता है, देखिए एक ऑप्शन वाले सवाल यहां से बहुत शानदार बनते हैं। मैं तुमको कोशिश करता हूं तुमको समझ में आ जाए। V12 लिखना है और V12 वेक्टर है, तो मेरे साथ साथ इसको लिखते भी रहना। वेक्टर के कॉन्सेप्ट हल्का सा देखना चाहते हैं। कहीं पे लिखा हुआ है A वेक्टर, इसके अंदर दो लोग हैं, एक तो इस A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दूसरा इस A वेक्टर का डायरेक्शन है, दोनों मिलकर वेक्टर बनता है। इसने कहा कि मुझे सिर्फ A वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तुम बोलोगे पूरा का पूरा वेक्टर ले लो और उसके अंदर अगर डायरेक्शन सिर्फ चाहिए तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जिससे क्या मिलेगा? A वेक्टर का डायरेक्शन। इससे तुमको डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर। ये मान ले ये वेक्टर के कॉन्सेप्ट है, बेसिक बात। इसको हम यहां अप्लाई करें तो ये मेरे पास कोई वेक्टर रहा होगा V12, ऐसा रहा होगा, सोचना। इसको लिखने का स्टाइल क्या रहा होगा? ये रहा होगा V1 वेक्टर माइनस रहा होगा V2 वेक्टर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे इस वेक्टर का अगर लिखना है, V12 वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है, या V12 वेक्टर का मुझे अगर डायरेक्शन लिखना है, तो मैं पहले पूरा का पूरा वेक्टर ऊपर लिख देता हूं। तो पूरा का पूरा वेक्टर तो ऊपर में लिखा हुआ है V1 माइनस V2, नीचे इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ये लिखा हुआ है V1 माइनस का V2 और इसका मैग्नीट्यूड। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? ये बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अब देखो एक तो इसको समझ के रखना। अब जरा देखना R21 कैसे लिख सकते हो। अगर मैं चाहता हूं कि R21 कैप लिखूं, तो तुम देख लो क्या मैं सही कर रहा हूं। मैं लिखूंगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड।
R2 माइनस R1 वेक्टर जो आया उसका मैग्नीट्यूड। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, ये मैंने R2 लिख दिया। हमारे कोलिजन की शर्त क्या है, हमारे कोलिजन की शर्त ये है कि ये दोनों बराबर होनी चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये लिख लिया है क्या तुमने? हाँ, थोड़ा तेज हो। तो एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा जिसमें इन्होंने कोलिजन के लिए पूछ रहा है कि कोलिजन की कंडीशन क्या होगी, कोलिजन की कंडीशन। तो कोलिजन की कंडीशन जो होगी उसमें कभी ऑप्शन में तुम्हारा ये भी रह सकता है। क्या इसको मिटाऊं? अब देखो कोलिजन की कंडीशन समझो क्या है। ऑप्शन में इतने प्यार से ऊपर वाला डाटा देगा नहीं, वो कहेगा v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर अपॉन v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर इक्वल्स टू उतना बड़ा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। बाहर से घूम क्या हो, बाहर से घूम क्या, हाँ एक बार बाहर से देख क्या हो, सड़क से कितने लोग गुजर रहे हैं, काउंट कर क्या। देखे 5 लोग हैं, पक्का? ठीक है, बैठो। ऑप्शन में ये रहेगा, समझ लेंगे? ठीक है, तुमको बात समझ में आ रही है? ठीक है, दिक्कत होगी तो बोलने जाए। कोलिजन की कंडीशन में, कोलिजन की कंडीशन में मैं ऐसे मेरे से कोई पूछा कि कोई बॉडी कब टकराएगी, तो मैं बोलूंगा भाई देखो, जब मान लो मुझे इस बॉडी से इन दोनों को अगर टकराना है, इन दोनों को टकराना है, तो एक को फिक्स कर दूंगा और इसकी वेलोसिटी इसकी तरफ ले जाऊंगा, हो गया। एक की वेलोसिटी का डायरेक्शन दूसरे के पोजीशन की तरफ वो टक्कर हो जाएगा। लेकिन मान लो ये भी चले, कब टकराएगा कहना मुश्किल है। लेकिन एक को जब रोक दिया तुमने और इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन उसके पोजीशन की तरफ कर दिया, हो गया टक्कर। सच में नहीं रोक सकते, लेकिन मैथमेटिकली तो रोक ही सकते हैं ना। इसीलिए देखना, गौर से देखो ना, एक की वेलोसिटी बोली है, दूसरे का पोजीशन। समझ रहे हो क्या? कहाँ आ गया R2? अच्छा, R2 माइनस R1 कौन है ये R2 माइनस R1, सही है क्या? अब चलो थोड़ा अब इस पे सवाल देखते हैं कि कैसे। एक तुमसे नॉर्मल सी बात पूछता हूँ, मान लो मैं साइकिल से जा रहा हूँ और जितनी स्पीड से मैं जा रहा हूँ, मेरा बगल में मेरा दोस्त है वो भी उतनी स्पीड से जा रहा है। ऐसा हम करते भी हैं, दोनों दोस्त मजे में बात करते हुए जाते हैं, और बता बढ़िया चल रहा है, अरे तू वैसा करते भी है। उस समय में दोनों को एक दूसरे का, दोनों आराम से कुछ खाना हो तो खा भी सकते हो, कुछ शेयर भी कर सकते हो, बदमाशी कुछ सामान ऐसे निकाला खाया, ऐसे जाते हैं कि मौज में। उस समय में अपने को दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे महसूस होते हैं। तुम देखना कभी कभी लोग हाथ भी पकड़ के चलते रहते हैं, तो रेस्ट ही तो है मामला। कि ऐसा कब हो सकता है? जब दोनों की स्पीड बराबर हो। लेकिन अगर तुम्हारा दोस्त अगर शैतानी कर गया, उसने अगर स्पीड बढ़ा दी तो गिर जाओगे, या फिर वो गिर जाएगा, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा वजन उसका वजन, है ना? जो हल्का वो निकल लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो बॉडी चले और दोनों की स्पीड अगर इक्वल हो तो दोनों को एक दूसरे की स्पीड फील ही नहीं होती है। ये तो रिलेटिव का जादू है। दोनों बॉडी कैसे भी चले, अगर दोनों बॉडी कितनी भी स्पीड से चले, लेकिन अगर सेम स्पीड से चले तो स्पीड फील नहीं होता है कि नहीं? इसका मतलब अगर हम कोलिजन कराना चाहें उसमें हम इस लॉजिक को लगा सकते हैं। जैसे एक सवाल तुम्हारे सामने पेश करना चाहता हूं, ध्यान देना। सवाल इसमें आएगा, धीरे धीरे इसका लेवल बहुत बढ़ जाता है, आप इसको आराम से समझिए। अभी हेडिंग दो, कोलिजन when two bodies are at the same level. Collision when two bodies are at the same level. दो बॉडी सेम लेवल पे, टू बॉडीज आर एट द सेम लेवल। लेवल नहीं समझते? जैसे ये प्लेटफॉर्म है ना, मैं भी एक बॉडी भी इसी प्लेटफॉर्म पे, दूसरी बॉडी भी इसी प्लेटफॉर्म पे, दोनों बॉडी इसी प्लेटफॉर्म पे, तो इसका मुंह कैसा दिखेगा? देखो, इनका फेस ऐसा दिखेगा, इनका फेस ऐसा दिखेगा। एक बॉडी इधर,
और दूसरी बॉडी है। इस तरीके से दो बॉडी हमने ले ली, एक ही लेवल पे है ना दोनों, हाइट का डिफरेंस तो नहीं है ना दोनों। ये कह रहा हूं मैं कोलिजन एट सेम लेवल। अब देखना, पहले बॉडी को उसने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, पहले बॉडी को, इस बॉडी को इधर फेंका गया है और इसको फेंका गया है 20 मीटर पर सेकंड से, ये एंगल है थीटा। और दूसरे बॉडी को ठीक ऊपर फेंक दिया गया 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात यह है कि ये 0.5 सेकंड के बाद कोलाइड कर जाते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात यह है कि ये कोलाइड तो कर रहे हैं और तुरंत 0.5 सेकंड के बाद कोलाइड करते हैं, और इनके बीच की दूरी अगर x है तो हमसे पूछा बेटा x क्या होगा। बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, उसके बाद बेटा को मैं तरीका बताएगा। सोचो, देखो ये जो है, ये नाम की बॉडी, इसका नाम A ले लो, इसका नाम ले लो B, और ये बॉडी इधर जा रही है दोस्त 10 मीटर पर सेकंड से, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चाहते हैं कि दोनों टकराए, इतना तो लग रहा है कहीं ना कहीं तो टक्कर होना, और क्वेश्चन में कहते हैं कि भाई 0.5 सेकंड में टक्कर हो गया। अब हम भी चाहते हैं कि टक्कर हो, और हमारे पास बॉडी को रोकने का जादू है। तो रोकने का जादू है तो देखो क्या करो, सबसे पहले इस 20 के दो कंपोनेंट करो, एक 20 का कंपोनेंट इधर जाएगा और दूसरा इसका कंपोनेंट ऊपर जाएगा। दिस विल बी 20 cos थीटा और दिस विल बी 20 sin थीटा, 20 sin थीटा। जब तुमने इस 20 के कंपोनेंट कर दिए 20 cos और 20 sin, तब तो ये 20 बचा नहीं ना। अब 20 के दो टुकड़े हुए, मेरे पास ये डंडा है, मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए, अभी पूरा डंडा कहां बचा? अब तो इसके दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़े का अलग इंपॉर्टेंस है, दूसरे टुकड़े का अलग इंपॉर्टेंस है, यानी कि अब मेरे पास ये 20 नाम का कुछ भी नहीं है, इसके दो टुकड़े हो चुके। अब जरा सोचो, एक टुकड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये उधर जा रहा है 20 sin 30 से। सोच के देखना, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो इन दोनों को एक दूसरे की स्पीड फील ही नहीं होगी। समझो, दो कार है, जितनी स्पीड इस वाले कार की उतनी ही स्पीड इस वाले कार की भी हो जाए तो रिलेटिव स्पीड दोनों का 0 हो जाएगा। अब वो जब फील ही नहीं होगा तो सिर्फ ये 20 cos थीटा बचेगा, ये जाएगा, इसको टक्कर मारेगा, बात खत्म। तो अलग-अलग से जाएगा, वो 20 से जा रहा है, 18 से जा रहा है। अरे बिरादर, कह रहा है ना कोलिजन, तू बात समझ कि अगर इफ ऐसा हो जाए, देखो टकराना तो है, इसको क्वेश्चन कह रहा है टकराया, तो कैसे टकराया होगा? ये जो 10 मीटर पर सेकंड हुआ होगा, ये इस 20 sin थीटा के बराबर हो गया होगा। 20 sin थीटा के बराबर हो गया होगा, क्योंकि बात सेम लेवल की चल रही है। अब देखना, यहां से इस sin थीटा को इसके लिए 1/2 होना हुआ होगा और थीटा को होना हुआ होगा 30। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी कैंसिल हो गई, बचा कौन? सिर्फ ये। ठीक है ना, ये आया, टक्कर मारा, बात खत्म।
समझ रहे हो क्या? यानी कि थीटा बराबर अगर 30 डिग्री हो तो उस कंडीशन में टक्कर होगा। तो सबसे पहली बात, टक्कर के लिए थीटा की वैल्यू चाहिए अपने को 30 डिग्री, इतना पहले लिखो। कोलिजन के लिए पहले थीटा मुझे चाहिए 30 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा हमसे और आगे पूछ दिया। क्वेश्चन में इसने टाइम की बात करी है। टाइम का फॉर्मूला मैं तो समझता हूँ जो डिस्प्लेसमेंट रहे वो और जो वेलोसिटी है वो। अच्छी बात अगर बोलो तो जिधर का डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ की वेलोसिटी चाहिए। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इस तरफ, x, यहां से यहीं तो जाना है, और इधर की वेलोसिटी कितनी है 20, और साथ में cos थीटा और cos 30 बोलो इसको, सोचो। और उसके बाद सोचो, तो अब तुमको x चाहिए था, तो x चाहिए तो टाइम की वैल्यू कितनी है 1/2, और ये गया 20, और cos 30 बोले तो √3/2, ये आ गया 5√3, ये आ गया 5√3। इसका मतलब x की वैल्यू 5√3 मीटर है। समझो पूरी पिक्चर क्या? ठीक है, ऐसे हो जाए। एक इसका बच्चों वाला भी तरीका है, लोग इसके x कंपोनेंट करते हैं, इसके उसके करते हैं y कंपोनेंट, फिर उस j कंपोनेंट के इक्वल करते हैं। हमने डायरेक्ट सोचा है इसको, ठीक है बात? तो कोलिजन वाले सवाल इस तरीके से डील किए जाते हैं। 1/2 कहां से आया? 1/2 कहां से आया? कौन? ये 0.5 को अमेरिका में 1/2 कहते हैं। वो देखो ऐसे 0.5 से 5/2। अरे वाह, बहुत अच्छी बात होता है तुम्हें, थैंक यू। चलिए एक और सवाल करते हैं। लिखिए, और बॉडी, ये नोट कर लिया गया, थोड़ा तेज करो नोट। हो गया? लिखो, a body is projected with velocity u1 from point A, another body B is projected from point B what should be the value of u1 by u2? What should be the value of u1 by u2 if both body collide? दोनों बॉडी में अगर टक्कर हो गई दोस्त, तो u1 by u2 क्या होगा? अभी डायग्राम बनाऊंगा तो पूरा का पूरा पिक्चर समझ में आना है। पहले तो डायग्राम मैं बना दूंगा, लेकिन उससे पहले अभी जो क्वेश्चन किया है उसका तुम देखो, उस क्वेश्चन को समझो तभी ये क्वेश्चन बनेगा। अभी जो क्वेश्चन किया है पहले उसको देखना, फिर क्वेश्चन पूरा करके दे दूंगा। अभी लास्ट क्वेश्चन जो किया है उसको देखो, उसका सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो पूरा ही नहीं है, पीछे पढ़ लो। हाँ, उसको देखो, उसको कैसे किया है। उसमें बॉडी जा रही थी, हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट करे, फिर एक डायरेक्शन के कंपोनेंट को बराबर कर दिया, उससे वो कंपोनेंट कैंसिल हो गए, फिर सिर्फ एक कंपोनेंट बचा, वो गया, उसको टक्कर मारा, बात खत्म। मतलब उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था? पहली बात, कोलिजन सेम लेवल पे था, बॉडी सेम लेवल पे थी पहले, तो हमने उस लाइन के, जिस लाइन पे बॉडी थी, उस लाइन के जो वेलोसिटी आ रहा था ना, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को बराबर कर दिया है। लिखो तो, उस क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूं मैं।
और लिखो कॉन्सेप्ट या कंक्लूजन लिख सकते हो। कंक्लूजन पहले क्वेश्चन के लिए कंक्लूजन में हमने क्या सीखा, उससे हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया उससे क्या सीखा। लिखो when both bodies are at the same level, क्वेश्चन में मेंशन रहे कि लेवल सेम है। when both bodies are at the same level and collide then directly equate that component of velocity which is perpendicular to the line joining, you must equate that perpendicular component। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? मतलब कुल मिलाकर हमने क्या किया, उस लाइन ज्वाइनिंग का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था उसको बराबर कर दिया, आंसर आ गया फटाक से। अब आ जाओ, यही लॉजिक तुम इस क्वेश्चन के लिए भी लगाओगे और इस क्वेश्चन के अंदर कहानी ये है, ये सेम लेवल पे दो बॉडी लेके आ रहे हैं, बॉडी का लेवल सेम है भाई, कोई दिक्कत नहीं। एक बॉडी ऐसे भेज रहे हैं u1 से और दूसरी बॉडी इधर भेज रहे हैं u2 से। ये एंगल क्वेश्चन में आपको मानिए 60 डिग्री दे दिया और कहा ये दोनों कोलाइड हो रहे हैं, तो बताइए u1 by u2 क्या होगा, बताओ u1 by u2 क्या होगा? u1 by u2 u1 sin theta is equal to u2 होगा ना सर? पहले चेक करो कि ऐसा सोच सकते, देखो कुछ पॉइंट्स है जहां तुमको चेक करना पड़ेगा, तो कुछ चेकअप पॉइंट्स। सबसे पहला, क्या कोलिजन हो रहा है? हाँ, तो हाँ। क्या बॉडी सेम लेवल पे है? सेम लेवल पे है, तो जवाब आना चाहिए यस है, सेम लेवल पे है। जब ये दोनों बातें सही हो ना, तब मन तुम्हारा खुश होना चाहिए। दोनों बातें सही हो तो मन खुश होना चाहिए। अब तुम क्या करोगे, अब तुम डायरेक्टली जो लाइन ज्वाइनिंग है ना इनके बॉडी के, लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को इक्वल कर दो। 2/1 देखते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को इक्वल कर दो। अब देखना आराम से, ये u है दोस्त, ये बनेगा u1 cos 60, ये u1 cos 60 बना, और ये बनेगा u1 sin 60। इसी u1 sin 60 को इस u2 के बराबर होना पड़ेगा, इतना तुमने लिख दिया, खेल खत्म। u1 sin 60 बराबर u2, यानी कि यहां से u1 by u2 जब मैं लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा 1 by sin 60, 1 by sin 60, और sin 60 होता है √3/2, तो 2/2, 2/2। सही है क्या? यस सर। यही बात तो करना है, बस चेक कर लेना है कि हाँ क्या ये बात सही है, क्या वो चेकअप पॉइंट हमारा कोलिजन होना चाहिए, सेम लेवल पे होना चाहिए, तब लाइन ज्वाइनिंग जो है दोनों बॉडी का उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को इक्वल कर दूंगा। 8 बार 10 बार जब बोलोगे इस बात तब इससे करेक्ट हो जाओ, कोलिजन होगा सेम लेवल पे, बिल्कुल। तब लाइन ज्वाइनिंग जो है बॉडी के उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, लाइन ज्वाइनिंग परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को इक्वल करो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट पूरा लिख दो, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को इक्वल करो, वेलोसिटी को इक्वल करो, बस सही है। अब टक्कर वाले सवाल तो कर लोगे, अब एक ही जैसे बार बार सवाल करने का मतलब नहीं। वे u1 जाके उस b पर टकराएगा सर है क्वेश्चन, अगर दोनों प्रोजेक्टाइल करना है, दोनों प्रोजेक्टाइल ही कर रहे हैं, मतलब दोनों एक एंगल से कर रहे हैं, दोनों एंगल से कर सकते तभी कर देंगे। देखिए ये सीधा तुमने फेंका, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, अब इसका ले लो, इसके भी दो कंपोनेंट करो, ये चेक तो करना ही। अब जरा देखना, इसको जब हमने रोक ही दिया तो क्या कर लेगा, जाकर टकराएगा।
हम तो रिलेटिव का जादू ही है हमारा कि दूसरी बॉडी रुकी हुई है जाकर टक्कर मारना है। तो जब ये एंगल में हो तो इसका भी कंपोनेंट है। बस इतनी बात होनी चाहिए कोलिजन हो लेकिन सेम लेवल। मान लो अभी कराऊंगा आगे, जब आगे वर्जन आएगा तो एक आदमी नीचे, मैंने कहा था ना आईआईटी में सवाल आता है पहाड़ पे, कारगिल से युद्ध हुआ था, इंडिया में हम नीचे थे और वो पाकिस्तान वाले ऊपर से गोली चला रहे। वो युद्ध अगर करना चाहे हम, एक इधर दूसरा इधर, ये गोली और ये गोली ये टकराएगा पर उसके लिए धीरे धीरे उस पर पहुंचे। वही इंटरेस्टिंग हाँ इंक्लाइन प्लेन नहीं, अरे तुम ऊपर से मेरे को मारो मैं नीचे से तुमको मारूं, मैं चाहता हूँ कि दोनों गोली टकराए। अच्छा हाँ वो जो मैंने बोला ऐसे करके टकराना, मतलब तुम्हारे गोली को महाभारत पर अगर तो दिखाते थे बचपन में एरो से एरो वो था ना एक लॉजिक उनका, वो तीर से तीर टकराता था, तीर छुन और गायब हो जाना तीर। और जब तीर गायब हो जाए तो लोग टेंशन में आते थे, मतलब वो भी तक शक्तिशाली है ना, वो से गाना बजता था। तो ठीक था जैसे भी था, लेकिन उनका पर्पस ये था कि लड़ाई हो रही है। उस समय का अलग लगता था, अभी जो महाभारत बनता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, तब जो महाभारत था, अभी जब थोड़े बड़े हो जाना तो जो एक्चुअल महाभारत है, एक्चुअल महाभारत जो उस जमाने का, अभी तो तुम देखोगे तुमको लगेगा, तुम तो हंसोगे, अभी तुमको अभी उतनी मेच्योरिटी नहीं है। जब तुम बड़े हो जाओगे, मैं भी हंसता था कुछ समय पहले, अरे क्या नौटंकी कर तीर तीर टकरा रहे, लेकिन जो बातें, जो ज्ञान की बातें उसमें सिखाई गई हैं, ज्ञान की बातें है तो बकवास भी बहुत सारा, लेकिन जब कृष्ण भगवान का जो रोल दिखाया जाता है, जब कृष्ण भगवान की तरफ से जो ज्ञान की बातें आती हैं, जो लॉजिक कहा जाता है, जो बातें कही जाती है, बहुत है अच्छी। हमारा जो बंदा है वो डेली पढ़ता है भगवद गीता। पढ़ने से मतलब नहीं है, सीखना चाहिए उस चीज को, पढ़ने से तो क्या है, वो बोलता हम ज्ञान लेते हैं। देखो मैं बताऊं तुमको, एक आदमी जैसे मैं शायद 9th क्लास में रहा हूँ, तो 9th क्लास में था, तो मैं नवोदय विद्यालय में था, तो छुट्टी हुई थी, तो मुझे जनरली छुट्टी के बाद से कहीं रख दिया जाता था कि भाई पढ़ाई करें घर से दूर। तो ऐसा लगता था पापा कि भाई घर पे रहेगा तो नहीं पढ़ेगा, तो घर से दूर रखा जाता था 9th क्लास में। तो जहाँ रखा गया था तो वहाँ पे बगल में मकान में एक आदमी था जो जय शिव जय शिव जय शिव जय शिव बोल के कम से कम 6 से 7 घंटे पूजा करता था। 6 से 7 घंटे यही चीज बोलता रहता था और लगातार पूजा करता था। और वो आदमी क्या था, और वो आदमी चोरी करता था। वाह वाह मजा आ गई सुन के। वो आदमी चोरी करता था, तो मतलब, और वो एक नंबर का बेईमान और भ्रष्ट टाइप का इंसान था, और वो 6 से 7 घंटे पूजा करता था। 6 से 7 तो सिर्फ पूजा करने का मतलब ये नहीं कोई आदमी बहुत पूजा कर रहा था बहुत अच्छा हो गया, ऐसा नहीं, वो अपने सारे दुख पाप ऐसा नहीं। लेकिन मैं तुमको बताता हूं, तुमको क्या करना चाहिए, तुमको अभी जेन्युइन तरीके से बात करें, पूजा करना ना करना जो अपने अपने समय की बात है। आप जेन्युइन तरीके से, पहली बात जो तुम्हारी जो ड्यूटी है ना, सही बता, जो तुम्हारा जो होमवर्क वगैरह है इसको तुम करो। और कभी मंदिर वगैरह में जाइए, मंदिर वगैरह में जाओ, तुमको अच्छा लगेगा, तुमको अच्छा लगेगा। मंदिर में जाओ, भगवान से ज्यादा मांगो मत फालतू बात, भगवान को नहीं दिखता है, सब दिखता है, भगवान को नहीं पता किसको क्या देने का है। भगवान भाई बहुत बैलेंस, उन्होंने कितनी चीजें बैलेंस करके दे, भगवान फुल बैलेंस चलते हैं भगवान, तो इसीलिए उनसे मांगने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा मांगोगे तो ऐसा हो जाएगा। आप जाओ बढ़िया मंदिर में, भगवान से दर्शन करिए आराम से, फिर तो थोड़ा मन तुम्हारा बढ़िया रहेगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं नहीं मानता कि ये बहुत जो प्रोसेस, जो इतना हल्ला गुल्ला करने की जरूरत नहीं है, भगवान इसको आराम से याद कर सकते हैं। अभी तो इतना देर तक डिस्टर्ब होता हूँ मशीन चला चलो आगे की बात करते हैं। अब थोड़ा सा रिवर्ट बोर्ड प्रॉब्लम पे मैं जाना चाहता हूँ, रिवर्ट बोर्ड प्रॉब्लम पे जाना चाहता हूँ। कृपया इसको आराम से समझे, 2 मिनट भी अगर तुम अगर तेज करूंगा 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम इसको कनेक्ट करो खुद को। रिवर्ट बोर्ड प्रॉब्लम, रिवर्ट बोर्ड प्रॉब्लम मतलब आदमी और नदी में समस्या। तुमको तैरने आता है? तुमको आता है? तुमको आता है? नहीं आता तैरना? तुमको इसको पता सीख जाना। तैरना मुझे नहीं आता लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी से तैरना सीखूं। चंबल में नहीं सीखूंगा, उधर मगरमच्छ सिखा रहे अभी भी मतलब क्या है, मगरमच्छ कहाँ चले जाएंगे, डायनासोर समझ रहे हो तुम उसको आओ समझो, इधर आराम से देखो, पहले मुझे डायग्राम बनाने दो,
इस रिवर बोट प्रॉब्लम, सबसे पहले इसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ पढ़िएगा, पता नहीं लोग इसको बहुत हवा से बना के रखते हैं। रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम मतलब आदमी और नदी समस्या, नदी नाव समस्या बहुत सारे तरीके से बात कर सकते हैं इसको। एक टर्म पहले डिफाइन करना चाहते हैं हम, बार बार इसको सुनने वाले हैं, हम बार बार एक चीज सुनने वाले हैं, VMR। बड़े तरीके से सम्मानजनक तरीके से इसका मतलब लिखो पहले। VMR का मीनिंग क्या है? VMR का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ मैन कहो, बोट कहो या फिर स्विमर कहो, वेलोसिटी ऑफ मैन कहो, बोट कहो, स्विमर कहो, बोट कहो या स्विमर कहो, लेकिन ये तो तुमने एम के लिए कह दिया। आर का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, लेकिन बताओ विथ रिस्पेक्ट टू रिवर करने से और अच्छा क्या है? इसको तुम कहोगे व्हेन रिवर इज एट रेस्ट, व्हेन रिवर इज एट रेस्ट। सोचो, देखो तुमको एक बात बताता हूं ब्रदर, ये जो बॉडी होती है ना, मान लो हमने V12 कहा तो 1 की वेलोसिटी होती है जब 2 रेस्ट पे हो, तो VMR मतलब m की वेलोसिटी है जब r रेस्ट पे। r यहां कौन है? रिवर। अच्छा, इसका तीसरा स्टाइल जो ज्यादा फेमस है वो लिखा जाता है इन स्टिल वाटर। बोलो, हाँ, रेस्ट ही तो है वो, इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। आपको एक टर्म बार बार लिखा हुआ मिलेगा, तो VMR का मतलब लिखा हुआ मिलेगा वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। यही तो बात है, एक हम शुरू से बोलते आए हैं कि भाई जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है वो रुका होता है। नदी रुक जाए तो उसको स्टिल कह सकते हैं। VMR तो मैं वेलोसिटी ऑफ मैन बोलूं, बोट बोलूं, स्विमर बोलूं, तीनों पे एक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, VMR को हम फ्लो में कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसको बोलना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन व्हेन रिवर इज एट रेस्ट। है कि नहीं बात? अच्छा, पहले तो VMR हम अच्छे से समझ गए। अब लिखो टारगेट 1, टारगेट 1, टारगेट 1। We have to cross the river. We have to cross the river. We have to cross the river along shortest path. Along shortest path. This is your target. तुम्हारा मन है कि तुम शॉर्टेस्ट पाथ पे रिवर को क्रॉस करो। तो देखो, मान लो तुमने यहां से चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? ये होगा या ठीक इसके सामने हो, ठीक उसके सामने है ना? इतना तो हम जानते हैं कि भाई सबसे सीधा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता, सबसे सीधा, सबसे छोटा, सबसे सीधा, सबसे छोटा। अब देखो, यहां से जब हमने चलना शुरू किया, मतलब अगर मैं बीच में चाहे कुछ भी हो मैटर नहीं, अगर मैं यहां से चल के यहां से पहुंच गया मतलब मैं सीधे रास्ते पे गया, सबसे छोटा रास्ता वही है। अब देखो, लेकिन नदी तो ऐसा मानेगी नहीं, नदी तो लगातार अपनी स्पीड से मान लो इधर चल रही है, और नदी की स्पीड को तुमने कह दिया VR, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। तुम अगर चलना शुरू करोगे तो नदी इधर से तुमको पुश करेगी। तो तुम सोचो, तुम अगर यहां से चलना शुरू करते तो नदी तुमको पुश करते 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 इधर पहुंचा देती है। लेकिन तुम सोच लो, हमारा टारगेट तो इधर ही पहुंचने का है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तो भैया अंत में, शुरुआत चलो यहां से हो रही है, लेकिन जब फाइनल बात होगी तो मैं तो चाहता हूं मैं इधर ही पहुंचूं। अब बुद्धि लगाओ, ऐसा क्या करें कि हम पहुंचे वहीं? थोड़ा पहले से चल, थोड़ा टेढ़ा चलें, मतलब क्यों ना ऐसे चल लेते हैं। और जो चलेंगे, हम चलेंगे, मैन चलेगा, बोट चलेगा, स्विमर चलेगा,
मतलब इसको बोलेंगे VMR। तो VMR का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए, यहां से किसी थीटा एंगल पे। सोचो, जब ये थीटा एंगल पे होगा, अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। पहले तो ये सोचो कि थीटा एंगल पे होगा, क्यों होगा, फायदा देखो। जब ये थीटा पे होगा तो नदी इसको धक्का मारेगी, धक्का मारते मारते नदी खुद ही उसको सीधा करके वहां पहुंचा देगी। बढ़िया है ना, नदी का फायदा उठा लिया हमने, नदी का फायदा उठा लिया, यही है बात। अब देखो VMR है तो ये हो गया मेरा VMR और ये हो गया cos थीटा। बढ़िया। अब इसका एक और कंपोनेंट लेकिन बाकी है। अच्छा बताओ, सोच के बताओ, मुझे इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे पहुंचाने का लिए कौन सी वेलोसिटी काम कर रही है? VMR cos थीटा। तुम बोलोगे साइन कहां गया? है साइन, कहां है देखो, ये है मेरा VMR और साइन थीटा। अब ये कर क्या रहा है? अब फालतू टाइम पास करने के लिए दाया नहीं होगा। ये VMR साइन थीटा क्या कर रहा है? ये VMR साइन थीटा रिवर की वेलोसिटी से लड़ाई कर रहा है। देखो रिवर इधर, ये इधर। इसका मतलब अगर मैं यहां पे सोचूं इनिशियल पॉइंट से ही, तो VR मेरा यहां था, सोच के देखो, और VR से लड़ाई करने का काम कर रहा है मेरा VMR साइन थीटा। मेरे VMR के दो टुकड़े हो गए, अब मेरे पास VMR नहीं रहा, उसका एक टुकड़ा तो मुझे यहां से वहां पहुंचा रहा है और दूसरा टुकड़ा रिवर की वेलोसिटी से लड़ाई कर रहा है। इसका मतलब अगर मेरा VMR साइन थीटा इस रिवर की वेलोसिटी को बिल्कुल बराबर कर दे, तब मैं अपने पाथ से हिलूंगा भी नहीं भाई साहब, एकदम सीधा पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब एकदम इधर इधर बराबर हो जाए तो बिना हिले पहुंच जाएगा ना सीधा। इसका मतलब पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि पहले तो मुझे अपने VMR साइन थीटा को इतना मजबूत बनाना है कि वो इस VR के बराबर हो जाए। सोच के देखो, इसका मतलब इससे क्या फायदा होगा? इसके हेल्प से तुम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लोगे ना दोस्त। यस सर। तो तुमको पता तो चलेगा कि भाई ऊपर से कितना एंगल लेना है। एंगल हमने वर्टिकल से लिया है, वर्टिकल से लिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। जमीन पे नदी ऐसी होगी तो यहां से एंगल लोगे ना इससे। यानी कि सबसे पहले तुम यहां से, जब भी तुमसे पूछा जाए कि कैसे चलोगे, कितने एंगल पे चलोगे, तुम रिवर की वेलोसिटी के साथ अपनी वेलोसिटी का जो VMR साइन थीटा वाला कंपोनेंट है उसको बढ़ाओ। अब तो तुम समझ गए कि भाई मुझे इस इनिशियल से फाइनल तक पहुंचना है तो मुझे लेके कौन जा रहा है? VMR cos थीटा। क्या VMR लेके जा रहा है? नहीं, VMR तो बचा ही नहीं, अब तो वो टूट चुका है दो पार्ट में। क्या VMR साइन थीटा लेके जा रहा है? नहीं, हमें तो ये लेके जा रहा है। और माना कि नदी की चौड़ाई अगर मेरे पास d है तो बताओ टाइम कितना लगेगा, सोच के बताओ। क्या यार, यहाँ तो एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो जहां एक्सीलरेशन नहीं हो तो वहां तो हम मान लो दूसरी क्लास तीसरी क्लास की बात कर सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है वहां पे? डिस्प्लेसमेंट और नीचे उधर की वेलोसिटी। सोचो, जिधर का डिस्प्लेसमेंट उधर की वेलोसिटी। मेरा जो टाइम यहाँ पे t आना है, उधर का डिस्प्लेसमेंट कौन है भैया? d, और उधर जाने वाली वेलोसिटी कौन सी है? ये VMR और ये cos थीटा। बस जिसको ये बात समझ में आ गई उसका खेल खत्म, उसका खेल खत्म, मतलब सब काम हो जाएगा। बोलो, आसान है क्या? हाँ, ये है बात। तो ये हमारे से कोई पूछे भाई साहब बताइए समय कितना लगेगा, तो मैं उसको इस तरह से निकालूंगा। क्यों ना इस पे क्वेश्चन कर लिया जाए ताकि अपने को अच्छा लगे। लिखो तो क्वेश्चन लिखिए, डायग्राम इसी पे छोड़ता हूँ, क्वेश्चन लिखिएगा। अ रिवर इज 1 किलोमीटर वाइड, अ रिवर इज 1 किलोमीटर वाइड एंड फ्लोइंग विथ
1 kilometer per hour. River is 1 kilometer wide and flowing with 1 kilometer per hour. A man can swim. A man can swim with 2 kilometer per hour. A man can swim with 2 kilometer per hour in still water. He wants to cross the river along shortest path. He wants to cross the river along shortest path. Then find पहला लिखो time taken to cross the river, time taken to cross the river, और दूसरा लिखो direction of swimming, direction of swimming from downstream, direction of swimming from downstream. डाउनस्ट्रीम समझते हो, फ्लो के साथ चलने को डाउनस्ट्रीम बोलते हैं और फ्लो के अगेंस्ट जाइएगा तो अपस्ट्रीम बोलते हैं। अगेंस्ट द फ्लो मतलब अपस्ट्रीम जाना। क्या तो फिर रफ कॉपी नहीं लाया? रफ कॉपी क्यों नहीं लाता? महंगा था बहुत। रफ कॉपी लाओ। रफ कॉपी क्यों नहीं लाते? इधर भी करते हो रफ? इसीलिए इसमें ही ऐसे करते हैं। हाँ साइड में कर लिया करो, फिर रफ कॉपी लाओ। क्वेश्चन कॉपी की खूबसूरती के चक्कर में रहोगे तो फिर गई फिजिक्स। उस पे करेगा रफ, इस पे लालटेन छाप उस पे कैसे करेगा रफ? प्लास्टिक पे। हट रफ कॉपी लेके आओ या फिर पेज लेके आओ। रफ कॉपी लाओ ना, क्या दिक्कत है? कुछ भी लाओ भाई, पेन चलना चाहिए, बिना पेन चलाए सोल्यूशन नहीं हो सकता। हाँ बोले 1/2 cos थीटा, ऐसा तो महसूस ही नहीं हो रहा। 1/2 cos थीटा, भाई थीटा थीटा कौन निकालेगा? थीटा तो फाइंड करना पड़ेगा भाई, ए से नहीं चलेगा। आओ समझते हैं। देखो मैं तुमको एक एक बात बताता हूँ, मेरे साथ चलना। सबसे पहले मैंने तुमको क्या कहा? डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इसको सुनो, अब छोड़ दो, अब गर्दन ऊपर कर दो। सुनो मेरी बात। इस क्वेश्चन में या फिर रिवर बोर्ड के प्रॉब्लम में आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। बिना डायग्राम बनाए हुए कुछ नहीं बोल सकते। अब जरा सोचो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है, इसने हमसे क्या क्या पूछा? इसने हमसे पूछा टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। अभी तुरंत ड्राइव करके आए, टाइम कितना लगेगा? v/r cos थीटा, मतलब मुझे पहले तो थीटा चाहिए। थीटा कौन देगा? ये। मुझे थीटा हमेशा लिखा था ना यहाँ, यहीं से तो थीटा मिलेगा। लिख लो, पहली बार जाके लिख लो, यहीं से थीटा मिलेगा। चाहे कुछ भी कर लो, थीटा यहीं से मिलेगा। कुछ भी कर लो, थीटा का मिलने का यही उपाय है, यहीं से मिलेगा। तो पहले तो चलो थीटा निकालें, तो बस निकालो थीटा। VMR तक निकालो, मैंने VMR तो दे रखा ना ब्रदर। क्वेश्चन ने कहा कि रिवर 1 किलोमीटर वाइड है, मतलब d की वैल्यू कितनी है? 1 किलोमीटर। ओके, उसके बाद सुना, मैन कैन स्विम विथ 2 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। भाई साहब यही तो बात है, स्टिल वाटर की बात है। VMR दे रखा है इसने 1 किलोमीटर पर आवर। कितना मैन कितना चल रहा है? 2 किलोमीटर। तो वो चल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से। तो VMR तो पहले गिवन है। तो देखो इसको ऐसे अरेंज कर लो, ये रहा 2, ये रहा हमारा sin थीटा, ये आएगा मेरा VR कितना? 1। VR दिया, वेलोसिटी ऑफ रिवर पकड़ो, वेलोसिटी ऑफ रिवर पकड़ो। रिवर इज फ्लोइंग विद 1 किलोमीटर पर आवर। रिवर का फ्लो भी दे दिया 1 किलोमीटर पर आवर। तो काम आसान है ना भाई, इंफॉर्मेशन की मैंने तरीके से। बताओ थीटा कितना? 30। थीटा आ गया 30। यहाँ तक ठीक। इस थीटा का यूज करेंगे ना यहाँ,
तब आएगा टाइम इक्वल्स टू डी। डी बताओ भाई। डी 1 1 VMR 2 cos 30 2 और साथ में cos 30। cos 30 रूट 3/2 होता है। 1 into 2 यहाँ पे रूट 3/2। बताओ 2 से 2 निकल लिए। t की वैल्यू 1/√3r। t की वैल्यू 1/√3r। कितने घंटे लगेंगे? पहली बात तो ये 1/√3 है ना। अब सुनना, ये यहीं पे नहीं माना। ये पूछा है डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग फ्रॉम डाउनस्ट्रीम। जहां ये सवाल मैंने लिखाया है ना, वहां लिखो एंगल पूछने का स्टाइल। जहां ये सवाल लिखाया है मैंने, वहां पे डायरेक्शन जो लिखा हुआ है उसको घेरो और वहां लिखो, उसको घेर के लिखो सर्कल करके एंगल पूछने का स्टाइल। ये छुप के तुमसे एंगल पूछ रहे हैं और एंगल पूछ रहे हैं। कहां से पूछ रहे हैं? डाउनस्ट्रीम से। अब यहां तुमको थोड़ा समझना पड़ेगा, डाउनस्ट्रीम से एंगल पूछ। आओ डायग्राम बना है अपने पास, ग्रीन बेल पे आते हैं, समझ से समझिए। आइए, तुम्हारा ये थीटा कितना है? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री कहां से एंगल है? ये तो ऊपर से एंगल है भाई। लेकिन इसने कहा नहीं, इससे एंगल नहीं चाहिए अपने को, डाउनस्ट्रीम से चाहिए। डाउनस्ट्रीम मतलब रिवर के फ्लो के साथ बताओ एंगल। भाई साहब रिवर तो ऐसे फ्लो कर रहा है और ये एंगल 90 है, तुम इतना बड़ा एंगल बताओ। तो बताओ तुम्हारा आंसर कितना होगा? 120 डिग्री। समझो बात। इसने ऊपर से एंगल थोड़ी पूछा था वर्टिकल वाली लाइन से, इसने कहा डाउनस्ट्रीम से एंगल बताओ, मतलब रिवर के साथ चलो और वहां से बताओ एंगल। तो 120 डिग्री ये है इसका आंसर। बच्चे करते हैं 30 लेके खुश हो जाते हैं, 30 तो आ गया, लेकिन गया 180 120 120 और 180 में भैया डिफरेंस। अपवर्ड बोला तो कौन बोला? अपवर्ड बोला होता तो अपवर्ड अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम बोलता तो अपस्ट्रीम से, ये रहा अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम इधर से जाता, अपस्ट्रीम बोला तो इधर से जाता तो 60 डिग्री हो जाता, 60 डिग्री हो जाता, 60 डिग्री हो जाता। अपस्ट्रीम ये होता है अगेंस्ट द फ्लो इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो इस तरीके से अब इसकी बात होती है। अभी हमने करा है शॉर्टेस्ट पाथ। थोड़ी सी बात इसकी देखिए, कल मैं बताऊंगा शॉर्टेस्ट टाइम का जादू। शॉर्टेस्ट टाइम का जादू कल हम पढ़ेंगे, शॉर्टेस्ट टाइम। और उसके बाद से फिर आपको बताऊंगा आदमी की एक और समस्या, जब बारिश होती है। हां रेन छाता 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 कैसे पकड़ोगे? तो कल छाता लेके आना। वैसे ही रहता है वो। हाँ, छाता लेके आना और भगवान से बात करना कि हे भगवान बारिश में करो। इतना ठंडा में हाँ, उनसे रिक्वेस्ट करना क्योंकि मुझे रेन वेन प्रॉब्लम झेलोगे ना, पहले प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। कि बारिश तो हो, छाता देखो, छाता रेडी है, बस बारिश की कमी है। भगवान से बात करिए, छाता ले दे क्या दोगे? कौन सी बात